तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। इस टाइम में सभी स्टूडेंट मेरे साथ से जुड़ गए होंगे और नहीं जुड़े हैं तो उनको सभी को आप सूचना किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पर्टिकुलर सूचना दे दीजिए जिससे कि वो इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं। क्लास का पता नहीं कब तक क्लास चालू होगी या नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल आज से हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो सके टाइमली। आज हम सेकंड फिजिक्स जो है उसका 11वां चैप्टर किरण प्रकाश की, जो एक सरलतम चैप्टर ही कहा जाए, वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको, ये एक स्टूडेंट के नोट्स हैं और इस नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बातें बताऊंगा और ये नोट्स आप इस वीडियो को अभी या फिर बाद में भी आप इसको देख सकेंगे। तो उसको देखकर आप इसको नोट्स को उतार लेंगे और इनको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया जाएगा। फिलहाल आपका काम केवल समझने का रहेगा। तो आप इस नोट्स को समझेंगे भली भांति और किसी भी प्रकार का कोई आपसे क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को बताएंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो जैसा कि सभी को पता है, प्रकाश के बिना ये संसार जो है ये कुछ भी नहीं है, अंधकार में है। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस इसमें भी लिखी हुई हैं और हम इस प्रकाश की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं। तो प्रकाश, इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अंधेरे की अनुपस्थिति ही प्रकाश है, यानी जहाँ अंधेरा अनुपस्थित है वहाँ निश्चित रूप से प्रकाश मिलेगा और जहाँ प्रकाश अनुपस्थित है वहाँ निश्चित रूप से अंधेरा मिलेगा। एक जो मुख्य डेफिनेशन है इसकी प्रकाश की, प्रकाश वह अदृश्य कारक है जिसके कारण हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। तो प्रकाश की वजह से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं हमारे आसपास की, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रकाश एक अदृश्य कारक हो गया जिसके कारण हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। हम देख पाते हैं, विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, अन्य ऊर्जाओं की तरह ही। इस प्रकाश की प्रकृति के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग समय में अलग अलग मत दिए थे। अगले चैप्टर में हम उन मतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम एक ही लाइन पढ़ के इस बात को पूरा कर देते हैं कि डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, कणीय प्रकृति एवं तरंगीय प्रकृति। कणीय प्रकृति एवं तरंगीय प्रकृति। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा वेग, सबसे ज़्यादा चाल अगर किसी की है तो वो है प्रकाश, और वो भी निर्वात के अंदर। अन्य माध्यमों में आप जानते हो कि प्रकाश का जो वेग है वो बदलता रहता है, माध्यम के अनुसार प्रकाश का वेग बदलता रहता है। प्रकाश की कई घटनाएं दैनिक जीवन में हम देखते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सरल रेखीय संचरण। तो
इसमें पहली जो घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण और सरल रेखीय संचरण, ये सभी घटनाएं तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जो घटनाएं बच गई जैसे कि व्यतिकरण है, विवर्तन है, दुर्वर्ण है आदि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। अब इसके दाएं बाएं यानी इस तरंगदैर्ध्य के नीचे का जो प्रकाश है, ऊपर का जो प्रकाश है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, प्रकाश ऊर्जा ही है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन उसको अपन दूसरा नाम दिया। तो 400 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को हम पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं और 750 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश की चाल है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, प्रकाश की चाल की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, c बराबर 2.9979248 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे हमें वही वैल्यू काम में लेनी होती है, c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है जो उसके बराबर ही है। अगली जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनको याद करने का, जिनके क्रम को और जिन रंगों को याद करने का तरीका है विबग्योर। हिंदी में कहें तो बैनी, आह, पीनाला, वी मतलब वायलेट यानी बैंगनी, आई यानी इंडिगो जामुनी, बी यानी ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन हरा, वाई यानी येलो पीला, ऑरेंज, ओ यानी ऑरेंज, आर यानी रेड लाल। एक जनरल नॉलेज की बात है, एक जनरल वे में हम इस चीज को याद रख सकते हैं, याद रखने ही चाहिए कि सूर्य का प्रकाश अगर सूर्य से चले और पृथ्वी तक पहुंचने में उसके समय को मापा जाए तो वो 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेगा। एक अगली बात जो हमें याद रखनी चाहिए, यानी कुल मिला के 8 मिनट 22 सेकंड यानी कुल मिला के 502 सेकंड के लगभग ये समय होता है, 502 सेकंड होते हैं। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जबकि या तो वह वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे या उस पर आपतित प्रकाश का वह परावर्तन करे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं इस लास्ट बिंदु के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी वस्तु के दिखाई देने के लिए। यानी कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जबकि या तो वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, जैसे कि सूर्य है, तारे हैं, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करें इसलिए दिखाई दे रहे हैं, या कोई वस्तु प्रकाश का परावर्तन कर रही है तो वो हमें दिखाई देगी, जैसे कि चंद्रमा है, पृथ्वी है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन दिखाई देती हैं क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन करती हैं। अब जो इस चैप्टर की पहली घटना है, हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक। तो इसमें ये परावर्तन जो पहली घटना है इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है और वो किसी सतह पर गिरता है तो उसका कुछ भाग जो है उस पृष्ठ के द्वारा, उस तल के द्वारा अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग जो है उस तल से पारगमित यानी आर पार निकल जाता है तथा शेष भाग, मैंने यहाँ पे ये येलो स्पॉट कर दिया है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी जगह अगर हम शेष भाग लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ये 3 ही घटनाएं होती हैं। प्रकाश जब आपतित होगा तो कुछ भाग अवशोषित होगा, कुछ पारगमित होगा और कुछ परावर्तित होगा, यानी उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। तो प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की ये जो घटना है ये परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश जब किसी पृष्ठ पे गिरेगा तो निश्चित रूप से 3 घटनाएं घटित होती हैं किसी भी पृष्ठ के लिए। सबसे पहले उसका कुछ भाग जो है अवशोषित होगा, उसका कुछ भाग पारगमित यानी
उस माध्यम दूसरे माध्यम के अंदर भी चला जाता है और शेष भाग जो है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो वापस लौटने की ये जो घटना है इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी तल या सतह से टकराता है तो प्रकाश के उस तल या सतह से उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हम ऐसे शॉर्ट में भी कह सकते हैं, लेकिन आपके 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको कि प्रकाश के आपतन के बाद में ये 3 घटनाएं आवश्यक रूप से घटित होती हैं। अब अगली जो बात है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। पहला है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है, समतल है, चिकना भी हम इसको मान सकते हैं। चिकना तो वैसे छू के तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम इसको चिकना भी मान सकते हैं। समतल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर ये प्रकाश की किरणें आपतित है, ये किरणें इस पर आपतित हैं, आपतित प्रकाश, और ये एक निश्चित दिशा से प्रकाश आ रहा था और एक निश्चित दिशा में प्रकाश जा रहा है। तो ये हो गया समतल पृष्ठ से नियमित परावर्तन। अगला है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? दूसरे प्रकार का परावर्तन। जब प्रकाश किसी रुक्ष या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में न जाकर, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर अलग अलग दिशा में परावर्तित होता है, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसको भी हम चित्र के माध्यम से अगर देखें तो ये एक खुरदरा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, उबड़ खाबड़ सा, और इस पे प्रकाश आपतित है, एक निश्चित दिशा में आपतित है, प्रकाश की किरणें आपको दिखाई दे रही हैं आपतित, लेकिन पहली किरण है वो इधर जा रही है, दूसरी किरण और कहीं जा रही है, तीसरी किरण की दिशा और कुछ है, ये किरण अलग ही दिशा में जा रही है, यानी ये एक निश्चित दिशा में नहीं जा रही। परावर्तित किरणें जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं जा रही, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हम इन परावर्तन को समझ सकते हैं। जैसे नियमित परावर्तन है तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु का एक निश्चित कोण पर चमकना, ये नियमित परावर्तन का उदाहरण है। आप देखते हो कि कोई भी समतल चिकनी वस्तु है उसको आप लाइट की उपस्थिति में अगर दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा करते हो हाथ में लेके, तो वो एक निश्चित कोण पर चमकने लगती है। कोई भी चमकदार, चाहे वो कोई किताब का पृष्ठ हो, किताब का मुख्य पृष्ठ हो, या कोई बर्तन हो, या कोई कांच का टुकड़ा हो। समतल दर्पण दूसरा एग्जाम्पल इसका नियमित परावर्तन, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम देखते हैं कि हम नियमित रूप से समतल दर्पण को अपने घरों में काम में लेते हैं, चेहरा देखने के काम में आता है समतल दर्पण। तो इस समतल दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो भी एक नियमित परावर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसको याद रखना जरूरी है। नियमित परावर्तन समतल दर्पण से। विसरित परावर्तन, विभिन्न वस्तुओं का साफ दिखाई देना। हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं होती हैं, देखते हैं हम, साफ दिखाई देती हैं। क्यों साफ दिखाई देती हैं? क्योंकि वो प्रकाश का नियमित विसरित परावर्तन कर रही है, क्योंकि वो प्रकाश का विसरित परावर्तन कर रही है, क्योंकि उनका पृष्ठ जो है वो समतल नहीं है, चिकना नहीं है, इसलिए वो विसरित परावर्तन ही कर रही हैं। लेकिन आप अगर किसी बहुत ही समतल वस्तु को, चिकनी वस्तु को अगर लाइट की उपस्थिति में देखते हो तो वो नियमित परावर्तन करेगी, तो उसमें आपको एक चमक दिखाई देगी। वो वस्तु एक विशेष कोण पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है। तो वस्तु का स्पष्ट दिखाई देना, साफ दिखाई देना, उसके लिए विसरित परावर्तन आवश्यक होता है। श्यामपट्ट आपने देखा है कक्षा में, अखबार का पृष्ठ भी आपने देखा है, थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ा सा खुरदरा होता है अन्य पृष्ठों की तुलना में, तो उस पर लिखे हुए अक्षर हमें दूर से भी साफ दिखाई दे जाते हैं। तो ये विसरित परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अब हम परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में या समतल में स्थित होते हैं। 3 चीजें हैं, एक आपतित प्रकाश,
तो उससे हमने आपतित किरण कहा। फिर अभिलंब क्या चीज़ है? कोई भी पृष्ठ है तो उसके किसी बिंदु पर एक लंबवत ऊर्ध्वाधर तल, वैसे तो तल होता है, चित्र में आपको एक लाइन सी दिखेगी, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर तल जो है यही अभिलंब है। तो आपतित प्रकाश, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश यानी परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझे तो ये देखिए, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। ये परावर्तित किरण। राइटिंग इसमें बोर्ड है, अभी अभ्यास भी नहीं है ज़्यादा, तो ऐसी सी आ रही है, लेकिन समझ जाओगे आप। तो ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों फिलहाल ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये जो स्क्रीन देख रहे हो, इसके तल में स्थित है तीनों भी। तो मैंने जैसा बताया कि ये जो अभिलंब है ये एक वैसे तो तल होता है, ऊर्ध्वाधर लंबवत तल इस पृष्ठ के, तो ये अभिलंब। अगला, परावर्तन की घटना में दूसरा नियम, परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई, कोण आई ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो कोण आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल का मान परावर्तन कोण को प्रदर्शित किया है आर से, और रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन सदैव शब्द आप और जोड़ सकते हो इसको थोड़ा सा। तो कोण आई बराबर कोण आर। इसमें भी आप चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो कोण आई है, ये जो कोण आई है, इसका मान कोण आर के बराबर ही मिलेगा। इस कोण आई का मान, परावर्तन किसी भी प्रकार का परावर्तन हो, चाहे नियमित परावर्तन हो, चाहे विस्तृत परावर्तन हो, सभी प्रकार के परावर्तन में कोण आई का मान कोण आर के बराबर ही मिलेगा। अगली अगर हम बात करें, परावर्तन के नियम हो गए, तो परावर्तन की घटना पढ़ ली, परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए हमने, परावर्तन के नियम याद होने चाहिए। दोनों नियम याद होंगे तभी आगे की बातें और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। अब परावर्तन की घटना में क्या चीजें नियत रहती हैं, क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आप जैसा देख रहे हो स्क्रीन पर, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल है, तरंग दैर्ध्य है, सममावर्ती अपरिवर्तित रहती है, ये चीजें नहीं बदलती। और क्या बदल जाता है? परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग बदल जाता है। चाल और वेग में क्या अंतर हो गया? चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। आपतित प्रकाश की अलग दिशा होती है, परावर्तित प्रकाश की अलग दिशा होती है। तो चाल तो नहीं बदली, लेकिन वेग बदल गया। माध्यम नहीं बदला इसलिए चाल नहीं बदली, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदल गया। एवं तीव्रता, आयाम परिवर्तित हो जाती है। तीव्रता कैसे परिवर्तित हो गई? क्योंकि प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो गया, कुछ पारगमित हो गया, शेष भाग जो है वो परावर्तित हुआ, इसलिए तीव्रता बदल गई। और तीव्रता आयाम के साथ रिलेटेड होती है, इसलिए तीव्रता भी, आयाम भी तीव्रता के साथ परिवर्तित हो जाता है। यदि प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम से हो तो जो परावर्तित प्रकाश की जो कला है उसमें पाई का कलांतर आ जाता है। ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, आगे काम में आएगी अगले चैप्टर में। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी सघन माध्यम से हो रहा है तो परावर्तित प्रकाश की कला में पाई का कलांतर आ जाता है,
और विरल माध्यम से हो रहा है, अगर प्रकाश का परावर्तन किसी विरल माध्यम से हो रहा है तो उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी आपतित प्रकाश की कला और परावर्तित प्रकाश की कला समान होती है, यानी कलांतर शून्य होता है एक तरह से। अब एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, अगले चैप्टर में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, फिलहाल तो उसको याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। फाई, फाई क्या है? कलांतर। फाई कलांतर है बटे एक्स, एक्स पथांतर है। कलांतर पथांतर, कलांतर क्या है? दो प्रकाश तरंगे हैं और जब दोनों संचरित हो रही हैं एक ही माध्यम में, और जब वो किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके कला कोणों का जो अंतर है वो कलांतर कहलाता है। और उन्होंने जो पथ तय किया उस बिंदु पर मिलने से पहले, उन पथों का अंतर पथांतर कहलाता है। तो इस कलांतर और पथांतर का जो अनुपात है वो 2π/λ होता है। इस सूत्र की इंपॉर्टेंस अगले चैप्टर में ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये प्रकाश से रिलेटेड है इसलिए यहाँ भी आपको एक बार पढ़ लेना उचित है। दोबारा पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण, अभी हमने समतल दर्पण की बात की थी थोड़े समय पहले कि हम नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, चेहरा देखने के लिए, बाल संवारने के लिए, मेकअप करने के लिए। तो वो जो समतल दर्पण है वो क्या है वास्तव में, कैसे बनता है, तो उसके बारे में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। कांच की समतल पट्टिका जिसके एक पृष्ठ पर निकेल या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करता है, तो ऐसी पट्टिका समतल दर्पण कहलाती है। तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि समतल दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, कांच की एक समतल पट्टिका ली हमने, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी निकेल की या चांदी की, और दूसरा जो पृष्ठ है, विपरीत जो पृष्ठ है, उससे क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा, और ये युक्ति समतल दर्पण कहलाती है। हम देख रहे हैं चित्र में, ये समतल दर्पण के सामने का भाग है, इधर ये समतल दर्पण के सामने का भाग है, मैंने इधर बिंदु लगाया, ये जो है सामने का भाग है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई दे रहा है समतल दर्पण के अंदर। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, कुछ बिंदु पढ़ते हैं अपन जो याद होने चाहिए अपने को। समतल दर्पण के बारे में ये जो बिंदु आ रहे हैं, इन बिंदुओं को हमें बिल्कुल याद रखना है, किसी भी न्यूमेरिकल में इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी की हम बात करते हैं, वो अनंत होती है किसी भी प्रकार के समतल दर्पण की, केवल समतल दर्पण की, लेकिन किसी भी प्रकार का समतल दर्पण हो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो भी अनंत होती है, क्योंकि आपको पता ही है फोकस दूरी की 2 गुनी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ही अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत ही। समतल दर्पण की शक्ति की बात अगर हम करें तो समतल दर्पण की जो शक्ति है वो शून्य होती है। समतल दर्पण शक्ति, किसी भी दर्पण की शक्ति जो है वो 1/f होती है। तो जब फोकस दूरी अनंत है तो शक्ति शून्य, शून्य शक्ति से मतलब समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 है। समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 होती है, यानी समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर आकार का ही होता है, न तो उससे बड़ा होता है न उससे छोटा होता है। तो ये समतल दर्पण के बारे में विभिन्न बातें थी। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली विशेषता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन से क्या मतलब है? हम समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो आप जब अपना दायां हाथ ऊपर करोगे तो समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो अपना बायां हाथ ऊपर करेगा, और
जब आप अपना बायां हाथ ऊपर करोगे तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अपना दायां हाथ ऊपर करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समतल दर्पण के कारण पार्श्व परिवर्तन का गुण पैदा होता है, और इस गुण के कारण समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण होता है। इस गुण के कारण हमें इस प्रकार की घटना दिखाई देती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर एवं वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी एवं वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पे नहीं देखा जा सकता, सीधा हम आंखों से देख सकते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को हम आभासी भी, काल्पनिक को ही हम आभासी कह सकते हैं। काल्पनिक, आभासी एक ही शब्द है वैसे, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आभासी कोमा लगा के इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या आभासी। काल्पनिक कह दो, आभासी कह दो, एक ही बात है। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वो काल्पनिक यानी आभासी एवं वस्तु के समान आकार का होता है। समान आकार का होता है, इस चीज को तो आप प्रैक्टिकली देखते हो। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ऐसा समझ सकते हैं अपन, इसमें मुख्यतः दो अंतर याद रख सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे बनाया जा सके, पर्दे पर देखा जा सके, वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और जो पर्दे पे नहीं बन के सीधा आंखों से ही दिखाई देता है, जैसा कि समतल दर्पण में होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। हम आगे प्रतिबिंब की रचना करेंगे तो वहां देखेंगे कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक किरणों से बनता है। यानी किरणों को डॉटेड लाइन से शो करते हैं अपन। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो वास्तव में नहीं होती हैं, वहां से आती हुई या वहां जाती हुई प्रतीत होती है। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों से बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों से बनता है। ऐसा हम एक दो बातें ध्यान रख सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण से दूरी के समान दूरी पर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण से दूरी के समान दूरी पर बनता है। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ी है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से बनता है। हम दर्पण के सामने खड़े होकर अगर दर्पण से दूर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा, और हम दर्पण के पास आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के निकट आएगा। एक महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रहना चाहिए, आगे कंपटीशन एग्जाम में इस सूत्र की इंपॉर्टेंस रहती है। यदि दो समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर झुके हों तो उनके मध्य बने प्रतिबिंबों की संख्या n होगी। और n का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू है 360 डिग्री बटे थीटा। थीटा क्या है? उनके बीच का बना कोण है, -1। और एक फॉर्मूला और भी है, n बराबर 360 बटे थीटा। अब ये जो पहला फॉर्मूला है ये कब काम में आता है? ये पहला फॉर्मूला तब काम में आएगा जबकि 360 में आप थीटा का भाग दोगे तो एक समपूर्णांक प्राप्त हो, तब हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। जैसे 360 में हमने थीटा का भाग दिया, यानी 90 डिग्री मान लो आप, थीटा का मान 90 डिग्री, तो 9 चौक 36, 4 आया, तो समपूर्णांक आया, इसलिए हम n बराबर 4 - 1 यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे उनके बीच में। अगर दोनों समतल दर्पणों के बीच में हम खड़े हो जाए, दोनों समतल दर्पणों के बीच में हम खड़े हो जाते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये दो समतल दर्पण है और ये दोनों थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए, ये समतल दर्पण है दोनों, और इनके बीच में यहां हम खड़े हो गए, इनके बीच में यहां हम खड़े हो गए। अगर
अपने प्रतिबिंबों को देखें तो हमें अपने कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, उस कंसेप्ट की बात फिलहाल हम कर रहे हैं। तो और अगर थीटा का मान ऐसा हो जिससे कि विषम पूर्णांक ही आ रहा हो, जैसे 120 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर कितनी हो 120 डिग्री, 120 डिग्री हो, तो 12 तिये 36, 3 आएगा। तो 3 ही प्रतिबिंब हमें दोनों स्थितियों में हमें दिखाई देंगे। ऊपर वाली स्थिति में भी 3 दिखाई देंगे, नीचे वाली स्थिति में भी हमें 3 ही दिखाई देंगे। यानी कुल मिला के n की वैल्यू, दोनों सूत्रों को अगर हम देखें तो n की वैल्यू जो है विषम पूर्णांक होनी चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलों से एक ही रिजल्ट निकलता है कि अगर 360 बटे थीटा की वैल्यू समपूर्णांक है तो -1 कर दो ताकि वो विषम हो जाए, और विषम आ रही है तो फिर वही आंसर है। तो ऐसा यानी हमें कभी भी सम संख्या में अपने प्रतिबिंब नहीं दिखाई देंगे। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या विषम बनाया जाता है। इसका ये विशेष बिंदु है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या विषम ही मिलती है। बनाया जाता है, बनाया तो इसलिए लिख दिया कि भाई आपकी याद रहे, वैसे हम इसको हटा भी सकते। विषम होती है ऐसा लिख सकते हैं, विषम होती है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या जो है विषम होती है। अगली हम बात देखें, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। अभी हमने दर्पण से जो प्रतिबिंब बना था उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे कि उससे बना प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व पथित होता है, नंबर 2 काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और तीसरी बात जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मिलता है। और ये भी प्रतिबिंब के लिए ही है, उसी प्रतिबिंब। यदि समतल दर्पण को x दूरी से विस्थापित किया जाए, हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, करके भी देख सकते हो घर पे। यदि हम समतल दर्पण से x दूरी पर खड़े हैं, यानी किसी निश्चित दूरी पर खड़े हैं और x दूरी से विस्थापित हो जाए, कर दें हम किसको, समतल दर्पण को, तो हमारा प्रतिबिंब 2x दूरी से विस्थापित हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम थीटा के रूप में भी कह सकते हैं, एंगल के रूप में भी इसी चीज को पूरी तरह से समझ सकते हैं या लागू करके देख सकते हैं। इस चीज को आप खुद करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा समझना है तो इसको आपको करके देखना पड़ेगा। आपके स्थायी रूप से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से विस्थापित हो जाती है। अब परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से विस्थापित हो गई, इसका मतलब ये समझिए कि जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा कोण से विस्थापित हो गया है या वो सरक गया है, बात वही है। ऊपर वाला कंसेप्ट नीचे वाला कंसेप्ट एक ही है, लेकिन वो रेखीय विस्थापन है, इसमें कोणीय विस्थापन का कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों की। तो किसी गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पणों का काफी उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इन गोलीय दर्पणों को कैसे हम समझेंगे? पहले इस गोलीय दर्पण के बारे में आप समझिए, जैसे समतल दर्पण के बारे में हमने समझा। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। हाँ, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, यानी कोई खोखला गोला लें हम और उसका एक छोटा सा भाग काट लें हम। जैसे नारियल को फोड़ा जाता है तो उसका एक छोटा सा जो भाग है, उसका छोटा सा भाग, वो नारियल एक खोखला गोला ही है, एक छोटा सा जो भाग है। अब नारियल से तो नहीं बना पाएंगे हम गोलीय दर्पण, लेकिन आप उसको एक दिमाग में नारियल का कंसेप्ट दिमाग में रख के चीज को समझ सकते हैं। जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाए, कांच का पारदर्शी मानो आप उस खोखले गोले को,
कि भाई कांच का बना हुआ था, वो जो खोखला गोला है वो कांच का बना हुआ है, उसका हमने एक भाग काट लिया, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो उधर चित्र को। तो ऐसा एक कटोरी नुमा भाग, आप किसी गोले का जब एक भाग काटोगे, छोटा भाग काटोगे, तो एक कटोरी नुमा या चम्मच का जो भाग होता है आगे का, उस जैसा भाग आपको प्राप्त होगा। तो उसके एक पृष्ठ पे अगर हम पॉलिश कर दें तथा दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करें, तो ऐसी टेप जो है वो गोलीय दर्पण की होती है, या इसे गोलीय दर्पण हम कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चित्र में आप देख रहे हो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का जो भाग है, उत्तल दर्पण में क्या है, ये गोलीय पृष्ठ हो गया, खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो गया। इसके अंदर के भाग पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, अंदर के भाग पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये जो बाहर का भाग है, उभरा हुआ भाग है, ये क्या करेगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो ऐसा जो दर्पण प्राप्त हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी परिभाषा है। वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश होती है तथा जिसका बाह्य भाग में प्रकाश का परावर्तन करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। इनकी परिभाषाएं कभी नहीं पूछी जाती, बस ये है कि आपके ध्यान में रहेगी उत्तल दर्पण कैसा होता है, उसका कौन सा भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, कौन से पे पॉलिश की जाती है। अगर हम अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, तो वही खोखले गोले का कटा हुआ भाग, इसका बाहरी भाग पर, इसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दिया। और ये जो आंतरिक भाग है, ये प्रकाश का क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। तो ये थे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी यानी उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करे तथा जो आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाने का कार्य करे। ये एक विशेष बात है कि उत्तल दर्पण क्या करता है, आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश गिरेगा, तो ये जैसे आपतित प्रकाश की किरणें हैं, तो इन किरणों को ये जो दर्पण है, ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इकट्ठा नहीं करता है, फैला देता है। और जब इस अवतल दर्पण पर प्रकाश आपतित होगा, इस अवतल दर्पण पर प्रकाश आपतित होगा, तो ये दर्पण इसके ठीक विपरीत कार्य करेगा। ये इन प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करेगा, एक ही बिंदु की ओर इकट्ठा करने का काम करेगा। तो ये इनकी विशेषता हो गई। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक यानी धसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करे तथा जो आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद इकट्ठा करने का कार्य करे, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये इनकी परिभाषाएं हो गई, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण की ज्यामिति, अब ये ज्यामिति आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ी है कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से बिंदु, कौन कौन सी लाइनें, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो वो हम इसकी ज्यामिति में पढ़ते हैं। नंबर 1 है ध्रुव यानी पोल। तो गोलीय दर्पण की वक्र सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं, इसलिए हमने पीछे लिखा। तो ये गोल आपको चित्र में दिख रहा है, ये अवतल दर्पण का चित्र है, ये अवतल दर्पण का चित्र है। इस अवतल दर्पण के मध्य में एक बिंदु P दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम इसका ध्रुव देंगे। ठीक है, जैसे हम एक कटोरी को हम अवतल दर्पण माने, तो कटोरी के पेंदे के बीच में अगर कोई बीचों बीच, पेंदे के बीच में अगर हम एक बीचों बीच बिंदु कर दें या बिंदु ले लें, तो वो बिंदु उसका ध्रुव होगा। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है,
जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस चित्र में नीचे कि जो डार्क लाइन है वो दर्पण है, वो किसी भी प्रकार का दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसलिए आपको पॉलिश किया हुआ भाग नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये जो दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। उस अगर गोले को हम कंप्लीट करते हैं तो मैंने डॉटेड लाइन से उसको पूरा किया है। तो डॉटेड लाइन से पूरा करने के बाद उसका जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो, सेंटर पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्रुव भी आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी दिखाई दे रहा है। आर भी दिखाई दे रहा है, मुख्य अक्ष भी लिखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये हम आगे इनकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तीसरी जो ज्यामिति है वो है वक्रता त्रिज्या। हमने सबसे पहले ध्रुव पी के बारे में पढ़ा, फिर वक्रता केंद्र सी के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है, उसको हम वक्रता त्रिज्या आर के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है ये दूरी। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी आर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब ये मुख्य अक्ष क्या है? अगली परिभाषा मुख्य अक्ष है, तो उस परिभाषा को हम यही समझ लेते हैं, इसी चित्र में समझ लेते हैं। आपको जो चित्र के अंदर ध्रुव पी दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र सी दिखाई दे रहा है, इन दोनों के अंदर से गुजरती हुई एक रेखा खींच दो आप। दोनों के अंदर से गुजरती हुई एक रेखा खींच दो। रेखा अनंत लंबाई की तरफ, अनंत लंबाई की होती है, जो दोनों तरफ कितनी भी लंबी हो सकती है। तो ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाएगी, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव में से भी गुजरती है तो दर्पण के वक्रता केंद्र में से भी गुजरती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु एफ, एफ क्या है? अगला ज्यामितीय बिंदु है जो फोकस बिंदु है। अब प्रत्येक दर्पण जो है उसकी एक न एक विशेषता होती है। एक उत्तल दर्पण जो कि प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, दूसरा अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। गोलीय दर्पण, अब फोकस बिंदु क्या है इसको हम समझते हैं। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु एफ कहते हैं, कैपिटल एफ। इसको थोड़ा सा आप सुधारोगे, फोकस बिंदु का सिंबल है कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ है। इस चीज को ध्यान दो थोड़ा। अभी इस चित्र में आप देख रहे हो, आपको कौन सा दर्पण दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हम अवतल दर्पण देख रहे हैं। इस अवतल दर्पण पर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें आपतित हैं। चूंकि इस दर्पण, ये दर्पण क्या करता है? चूंकि ये दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है तो किसी न किसी बिंदु पर इकट्ठा करेगा। तो मुख्य अक्ष भी आपको दिखाई दे रही है इस चित्र में। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही है परावर्तन के पश्चात, वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगा। अभी हम उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु को नहीं समझ पाए, तो हम एक और चित्र इसमें देख लेते हैं अलग से। हम एक चित्र और देख लेते हैं। ये मैंने एक उत्तल दर्पण बनाया, ये उत्तल दर्पण बनाया। अब मैं इसकी मुख्य अक्ष बनाने जा रहा हूं, तो ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की लंबाई जैसा बताया कि कितनी भी हो सकती है। ये प्रकाश किरणें इस पे आपतित है। ये प्रकाश किरणें इस पे आपतित प्रकाश की किरणें शो की मैंने। ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है पी, इसका पी है। अब ये दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से परावर्तित करता है कि प्रकाश की किरणें फैल जाए, फैलाने का, ये दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है।
ये प्रकाश किरणें इधर परावर्तित हो जाती है, ये प्रकाश की किरण जो है वो इधर परावर्तित हो जाती है, ये प्रकाश की किरण जो है वो इस प्रकार से परावर्तित हो गई। तो आगे की तरफ तो ये कहीं नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो है ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा हमें लगेगा कि जैसे ये प्रकाश की किरणें जो है इस बिंदु से आ रही हैं, ये बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष का फोकस बिंदु कहलाएगा। तो ये उत्तल दर्पण के संदर्भ में फोकस बिंदु को हमने समझा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? इस चित्र में ही हम देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव P है और फोकस बिंदु F है, इनके बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे या मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत एवं फोकस बिंदु से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल फोकस तल कहलाता है। जैसे आप इस नीचे के चित्र में आप देख सकते हो, ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, थोड़ा चित्र धुंधला है। इस धुंधले चित्र की बजाय हम एक अलग से चित्र बना लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं। ये एक दर्पण हो गया, किसी भी प्रकार का दर्पण आप ले सकते हो। ये मैंने अवतल दर्पण लिया है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। अब यहाँ मैंने इसका फोकस बिंदु ले लिया, ये फोकस बिंदु है, F है, ये F है। मान लिया कि हमने ये फोकस बिंदु है। इस फोकस बिंदु के अंदर से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है, अभी ये मैंने लाइन खींची है, तो लाइन फोकस तल नहीं है, तल तो तल ही होता है इस प्रकार का, यानी ये लाइन इस तल के अंदर अगर स्थिति, ये फोकस तल। इस फोकस तल की इंपॉर्टेंस हम यहाँ समझ सकते हैं कि इस वीडियो को आप बाद में रिप्ले करके भी देख सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो वो प्रकाश की किरणें निश्चित रूप से इस फोकस बिंदु पर एकत्रित होंगी। परावर्तन के पश्चात वो इस फोकस बिंदु पर मिलेंगी। लेकिन जब वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित नहीं हो, अगर वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित नहीं है तो फिर वो कहाँ मिलेंगी? ये एक प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित नहीं हो रही हैं तो फिर वो कहाँ मिलेंगी? तो वो फोकस तल पर मिलेंगी। तो इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ये फोकस तल बना लिया मैंने, ये फोकस तल हो गया। अब अगर प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही हैं, ये अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, थोड़ी तिरछी, तो ये इकट्ठी तो अब भी करेगा। ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है, प्रकाश की किरणें इकट्ठा करता है। तो ये प्रकाश की किरणें कहाँ इकट्ठी होंगी? तो ये इस फोकस तल के किसी न किसी एक बिंदु पर निश्चित रूप से इकट्ठी होंगी। लेकिन वो जो बिंदु है वो कहाँ स्थित होगा? वो इस फोकस तल पे स्थित होगा। फोकस बिंदु तो मुख्य अक्ष पे स्थित होता है, लेकिन ये फिलहाल जो किरणें इकट्ठी हो रही हैं ये फोकस तल पर इकट्ठी हो रही है, यानी फोकस तल पर इकट्ठी होंगी। इस तरह से हम फोकस तल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब अगली बात है द्वारक। तो ये सरल सी परिभाषा है। द्वारक, गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, इसे रेखीय द्वारक भी कहते हैं। यानी दर्पण जितना ज़्यादा बड़ा है, जितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई जो है वो उसका रेखीय द्वारक कहलाती है। आप इस चित्र में देख रहे हो, ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सीधी लाइन है वो रेखीय द्वारक है,
एक दूसरे प्रकार का द्वारक और होता है, कोणीय द्वारक। तो गोलीय दर्पण का जो व्यास है उसके द्वारा वक्रता केंद्र पर, इसमें आप वक्रता केंद्र भी देख रहे हो, वक्रता केंद्र को मैं बिंदु लगा के शो करूं तो ये जो है बिंदु नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको अलग से समझ लेंगे। ये लग गया, तो ये वक्रता केंद्र है यहाँ। तो दर्पण, गोलीय दर्पण का जो व्यास था उसके जो सिरे थे व्यास के, उसके द्वारा वक्रता केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसको हम कोणीय द्वारक कह देंगे। ये कोण थीटा जो है कोणीय द्वारक है, और ये जो व्यास है इसको हम रेखीय द्वारक कहते हैं। तो ये सभी बातें जो हैं आपके 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से परिभाषाएं जो हैं ये पूछी तो नहीं जाएंगी, ये 10वीं में भी सेम ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। 10वीं क्लास में तो ज़रूर ये चीज़ें पूछी जाने वाली थी, लेकिन अभी ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी आपसे। लेकिन इन सभी ज्यामितीय बिंदुओं को अगर हम ध्यान रखते हैं तो आगे जो भी कंसेप्ट हम समझने वाले हैं, आगे जो भी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो आसानी से आपके समझ में आएगी। ये बातें सारी ध्यान रहनी चाहिए कि फोकस बिंदु कौन सा होता है, फोकस दूरी कौन सी होती है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, कोणीय द्वारक, रेखीय द्वारक, सभी। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम ये भी पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु ऐसे गुजरती है। ये सभी बातें मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ तो आपकी और अच्छी समझ में आएंगी। अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु ऐसे गुजरती है। गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु में से होकर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर गुजरने वाली, होकर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तो सीधी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथी बात है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। इन सभी बातों को पॉइंट वाइज आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। इसमें नंबर 1 जो है वो पहली बात को स्पष्ट कर रहा है, नंबर 2 लगा रखी है, नंबर 2 किरण दूसरी बात को स्पष्ट कर रही है, नंबर 3 तीसरी बात को स्पष्ट कर रही है, और नंबर 4 चौथी बात को स्पष्ट कर रही है। लेकिन फिर भी हम एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया है, ये मैंने उसकी मुख्य अक्ष बना दी, ये मुख्य अक्ष होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। अब इस पे हम बिंदु लगा देते हैं। ये है फोकस बिंदु और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ये फोकस बिंदु F है और ये वक्रता केंद्र C है, और ये इसका ध्रुव P है। ये ध्रुव P हो गया इसका। अब पहला नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात सदैव, आपको पता है, फोकस बिंदु के अंदर से गुजरेगी, फोकस बिंदु के अंदर से होगी, गुजर जाएगी। ये पहला नियम है, प्रतिबिंब की रचना के नियम है। प्रतिबिंब का आगे हम प्रतिबिंब की रचना करने वाले हैं हम इस दोनों प्रकार के दर्पणों से, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, दोनों ही प्रकार के दर्पणों से हम प्रतिबिंब की रचना करने वाले हैं। तो उसके लिए पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, जो प्रकाश की किरण मुख्य गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु के अंदर से होकर आपतित हो, इसका ठीक विपरीत, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम ये था, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजर जाती है। और दूसरा नियम ये था कि जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तीसरा नियम अगर हम बात करें कि जो किरण इस गोले दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर आपतित हो, उस किरण का क्या होगा, वो किरण जो है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी जिस दिशा में आ रही थी। ये है अपना तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण इस दर्पण के ध्रुव P पर आपतित है, वो जितना कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव P पर आपतित है, उतना ही कोण बनाती हुई वो परावर्तित हो जाएगी। ये प्रतिबिंब की रचना का चौथा नियम हो गया। ये चौथा नियम हो गया। तो इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब की रचना के नियम देखे। अब है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब ये अगर नियम हमें ध्यान रहते हैं तो हम आगे की जो विभिन्न स्थितियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस सारणी के माध्यम से सभी स्थितियों को दर्शाया गया है। आगे इन स्थितियों के चित्र भी हैं, तो हम पहले चित्रों की बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक पे आएंगे। तो सबसे पहले इस चित्र की बात करते हैं। इस चित्र में थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा कि ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दिख रहा है आपको पहले चित्र में। प्रकाश की किरणें दाईं ओर से समांतर आपतित है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, और सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होने के कारण वो दर्पण के फोकस बिंदु पर परावर्तित होकर मिलती हैं। ऐसा हम इस चित्र को देख रहे हैं। तो वस्तु कहाँ स्थित है इसमें? वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तो उससे आने वाला प्रकाश सदैव समांतर किरणों के रूप में होता है। वस्तु, इस चीज को याद कीजिए, आप हमेशा याद रखिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है या बहुत अधिक दूरी पर स्थित होती है तो उससे आने वाला प्रकाश हम समांतर किरणों के रूप में लेते हैं। तो ये समांतर किरणें जो हैं ये अनंत पर स्थित वस्तु को दर्शा रही हैं। ये सारी की सारी समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ इकट्ठी हुई? दर्पण के फोकस बिंदु पर, यानी प्रकाश के परावर्तन के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु F पर बना है। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F पर। कैसा बना है प्रतिबिंब? वास्तविक किरणों से बना है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब के आकार का कुछ अनुमान नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही बिंदुवत बन रहा है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो बहुत छोटा। प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बना है, बिंदुवत बना है, F पर बना है, तो प्रतिबिंब की जो साइज है वो बहुत छोटी। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F पर, फोकस बिंदु F पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक किरणों से बना है, वास्तविक और बहुत छोटा। उल्टा बना है, सीधा बना है, इसके बारे में हम यहाँ कुछ समझा नहीं पाएंगे। वैसे उल्टा प्रतिबिंब बना है, इस चीज को हम अगली स्थितियों में थोड़ा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं, एक बार आगे की स्थितियों के आधार पर बात कही जा रही है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब F पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और सूक्ष्म है। ये सलेट वाला आएगा, सलजम वाला नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक करोगे आप करते समय। सूक्ष्म। दूसरी स्थिति की अगर बात करें, अब की बार वस्तु को हमने इस दूसरे चित्र पे, आप ध्यान दो, दूसरे चित्र पे वही अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मध्य में उसका बिंदु ध्रुव P है, और अब की बार वस्तु को अनंत पे नहीं रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है? C और अनंत के बीच में रखा गया। आप देख रहे हो चित्र में, वक्रता केंद्र C और अनंत, इनके बीच में वस्तु, यानी वस्तु एक निश्चित दूरी पर, वस्तु एक निश्चित दूरी पर है, अनंत पर नहीं है। तो वस्तु का एक निश्चित आकार भी लिया गया है, जैसा आप चित्र में देख रहे हो।
एक तीर नुमा वस्तु है, ये जो तीर है ये वस्तु का सिर है, नीचे का भाग उसका, उसकी टांगे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। एक प्रकाश की किरण, अब वो परावर्तन प्रतिबिंब की रचना के जो नियम पढ़े थे हमने, उन नियमों में 4 नियम पढ़े थे, उन चारों में से हम किन्हीं 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतिबिंब की रचना के लिए। हमने पहले 2 का इस्तेमाल किया है कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रही जो परावर्तन के पश्चात F के अंदर से होकर गुजर रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण F के अंदर से होकर गुजार दी हमने, दर्पण पर आपतित कराई जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? F और C के बीच में मिल रही हैं। ये जो तीसरी किरण आपको दिखाई दे रही है ये आप रिमूव कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये तीसरे नियम को समझाया गया था यहाँ पे बच्चे, तीसरे नियम को समझाया गया था कि भाई अगर प्रकाश की किरण सी में से होके जाएगी तो क्या होगा, सी में से होके जाएगी तो वो वापस उसी दिशा में आ जाएगी, सीधी सी बात थी। इसलिए इसको नहीं करना, आप इस लाइन को नहीं शो करना है ये 2 ही किरण शो करोगे आप। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तविक किरणों से बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए वास्तविक है। और उसकी प्रकृति कैसी है आप देख रहे हो, पहले नंबर 1 वास्तविक है, दूसरा उल्टा बन रहा है। दोनों किरणें वस्तु के सिर से निकल रही थी, इसलिए दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलेंगी वहीं वस्तु का सिर बनेगा, यानी सिर नीचे की तरफ है, यानी टांगे ऊपर की तरफ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा। वास्तविक हो गया उल्टा और वस्तु से छोटा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो वस्तु से छोटा, ये स्थिति हम उसमें देखते हैं। दूसरी स्थिति में अनंत व C के मध्य वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति F व C के मध्य है, प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब वस्तु की स्थिति हम तीसरी लेंगे C पर। धीरे धीरे हम, पहले हम अनंत पे थे, फिर हम अनंत और C के बीच में, अब C पर आएंगे, फिर F और C के बीच में आएंगे, फिर F पर आ जाएंगे, फिर F और P के बीच में आ जाएंगे। इस तरह से हम कुल मिला के ये 5 स्थितियां पढ़ते। अब हम C पे आ गए, वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र C पर, वस्तु के सिर से 2 किरणें हम आपतित मान रहे हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो कि परावर्तन के पश्चात दर्पण के F फोकस बिंदु में से गुजर जाती है, और दूसरी F के अंदर से होकर दर्पण पर आपतित होती है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जहां मिलती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख रहे हो कि वस्तु का प्रतिबिंब ठीक C के नीचे, यानी वस्तु के ठीक नीचे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो चूंकि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु समान दूरी पर है, इसलिए इनकी साइज बिल्कुल बराबर होगी, यानी आकार समान होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक किरणों से प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा, और उल्टा ये प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। वस्तु की स्थिति C पर है, प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर है। अगर हम वस्तु को लें, अब आगे सारणी में देख लेते हैं, वस्तु C पर, वस्तु का प्रतिबिंब भी C पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति की अगर बात करें तो चौथी स्थिति में हम वस्तु को C से आगे दर्पण की ओर और F से पहले, यानी F और C के बीच में अब की बार वस्तु को रखा है। वही 2 नियम जो हम पहले काम में लेते थे, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर जो परावर्तन के पश्चात F के अंदर से होकर गुजर गई, दूसरी किरण जो कि F के अंदर से होकर गुजर रही है वो परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाएगी, मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, और दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इस चित्र में देख रहे हो कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक किरणों से बन रहा है, इसलिए वास्तविक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब की बार चित्र में और थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अगर हम इस वस्तु को F के और नजदीक लें, अगर हम वस्तु को F के और नजदीक लेते हैं तो प्रतिबिंब और बड़ा हो जाएगा। जो जो वस्तु दर्पण के निकट आती जा रही है हम देख रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी चित्र वैसे सही है, बस प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कईयों को हो सकता है कि बराबर सल दिखाई दे, लेकिन बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो C और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी उसकी, तो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। 5वीं स्थिति की बात हम करें, अब की बार वस्तु को हमने F पे ले लिया है। वही दो किरणें आपतित कर रहे हैं हम,
एक मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात एफ के अंदर से गुजर जाएगी, दूसरी किरण वही अब की बार दूसरी किरण को अगर हम एफ के अंदर से गुजारेंगे, अब की बार तीसरा नियम काम में लिया। अब की बार ये जो दूसरी किरण है इसको हमने ध्रुव पर डाला है, और ये ध्रुव पर कितने कोण से डाली गई है? थीटा कोण से। तो थीटा कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें दोनों किरणें परस्पर समांतर हो गई हैं। आप देख रहे हो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें परस्पर समांतर हो गई, और समांतर किरणें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो कई बच्चों का उत्तर होगा सर कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन अनंत पर मिलती हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाला प्रकाश कैसा होगा? परस्पर समांतर किरणों के रूप में होगा। अगर दो प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर जा रही हैं तो वो कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तु एफ पर होगी। जब वस्तु एफ पर होगी, हम बात कर रहे हैं 5वीं स्थिति की, जब वस्तु एफ पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा हमें, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत दूर बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब जितना दर्पण से दूर होगा उतना ही बड़ा होगा, तो चूंकि वो अनंत पे बन रहा है इसलिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब वो दिखाई देगा नहीं, लेकिन हम पूर्व जानकारी के आधार पे कह सकते हैं वो उल्टा होगा, और वास्तविक किरणें हैं इसलिए वास्तविक ही होगा प्रतिबिंब। अगली स्थिति की हम बात करते हैं। तो आज अगली और लास्ट स्थिति, छठी स्थिति, इसकी हम बात कर रहे हैं। जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच स्थित हो, तो इसमें नंबर 1 नियम काम में लिया है और नंबर 4 नियम काम में लिया हमने। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर जो परावर्तन के पश्चात एफ के अंदर से होगी गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित है, जितना कोण बना रही है वो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती हुई वो परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणों के बीच, अब दोनों किरणें जब परावर्तित हो रही हैं तो दोनों किरणों के बीच की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, और ये दूरी बढ़ती जाएगी आगे, यानी दोनों किरणें परस्पर समांतर नहीं होगी, दोनों किरणें थोड़ी सी फैलती जा रही हैं। तो दोनों किरणों के आगे मिलने की संभावना बिल्कुल कम है, इसलिए हम दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन से हमने दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया। दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहीं वस्तु के प्रतिबिंब का सिर होगा, क्योंकि दोनों किरणें वस्तु के सिर से निकल रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हो वस्तु का सिर ऊपर की तरफ है, टांगे वही मुख्य अक्ष पे जैसे वस्तु की स्थिति थी। तो हमने देखा कि वस्तु को जब एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की स्थिति एफ और पी के बीच में, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति, क्योंकि काल्पनिक किरणों से प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब है और सीधा है और वस्तु से बड़ा है, जो आप स्पष्ट रूप से चित्र में देख रहे हो। तो ये जो सारणी थी इसको हमने इन चित्रों के माध्यम से कंप्लीट रूप से समझ लिया। बाकी ये सारी स्थितियां आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी सारणी दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये चित्र 10th क्लास में तो क्या है कि इन स्थितियों, कोई भी स्थिति दे दी जाती है कि भाई वस्तु अगर एफ और सी के बीच में है तो उसके प्रतिबिंब की रचना कीजिए, या वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसके प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए। लेकिन आपको अभी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। आपको प्रश्न मिलेगा कि अमुक वस्तु जो है वो इतनी सेंटीमीटर, दर्पण से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ रखिए, उसकी फोकस दूरी इतने सेंटीमीटर है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त कीजिए। तो आपको ये स्थितियां सारी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन सी स्थिति में तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कौन सी में काल्पनिक बनता है। अब आप इसमें देख रहे हो 6 स्थितियां, 6 स्थितियों में 5 स्थितियों में वास्तविक बन रहा है और छठी स्थिति जो उसमें काल्पनिक बन रहा है, एकमात्र स्थिति। ठीक है, एकमात्र स्थिति है अवतल दर्पण की जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वो है छठी स्थिति, जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी जाती है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो ये स्थितियां जो है, ये पूरी टेबल जो है और ये चित्र जो है, ये इसलिए याद होने चाहिए हमें अगर हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की केवल 2 स्थितियां हैं। आज का हम ये जो टॉपिक है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का, ये आज हम बस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की स्थितियों को समझ के साथ ही पूरा करेंगे। आप इतना काम इस वीडियो को देखते हुए
आपने समझा है, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिखते हो तो भी एक अच्छी बात है, और अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपको वो एडिशनल जो पेज में आपको समझा रहा हूँ वो नहीं मिलेंगे शायद। तो अच्छा है कि वो जो आपको समझाया जा रहा है उनमें कई चित्र आवश्यक हैं, तो उन चित्रों को भी इन नोट्स के बीच में समावेशित कीजिए। तो इस वीडियो को देखकर आप ज़्यादा उतारोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की केवल 2 ही स्थितियाँ हैं। उसके भी कारण को हम समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण, एक चित्र में आप देखिए, उत्तल दर्पण का जो आंतरिक पृष्ठ है उसके ऊपर पॉलिश होती है, और जो बाह्य पृष्ठ है उसके ऊपर वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इस बाह्य पृष्ठ की तरफ हम वस्तु को रखते हैं, तो इस पृष्ठ की तरफ, परावर्तक पृष्ठ की तरफ केवल 2 ही बिंदु है, एक ध्रुव P है और एक अनंत है, और सारे बिंदु हैं वो दूसरी साइड में स्थित है। जिधर पॉलिश है उस साइड में स्थित है, फोकस बिंदु भी उधर है, वक्रता केंद्र भी इधर है। इसलिए केवल यहाँ 2 स्थितियाँ बनती हैं, एक वस्तु को जब अनंत पे रखा जाएगा और एक अनंत और P के बीच में रखा जाएगा। तो पहली स्थिति है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, तो वस्तु को जब अनंत पे रखा जाएगा तो आने वाली प्रकाश की किरणें वही मुख्य अक्ष के समांतर, हमने परस्पर समांतर होंगी। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर तो हमने अपने हिसाब से लिए, अपने सरलता के लिए लिया ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो ये प्रकाश की किरणें जब इस उत्तल दर्पण पर आपतित होंगी तो उत्तल दर्पण इन प्रकाश किरणों को फैला देगा, लेकिन इनको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सारी किरणें दर्पण के फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु F पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक किरणों से बन रहा है इसलिए काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इस चीज को याद रखिए आप। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इस चीज को आप याद रख सकते हो हमेशा। इसलिए आपको उल्टे सीधे, कई बार ये जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति अवतल दर्पण में भी हमने पढ़ी थी, वहाँ पे भी हमें प्रतिबिंब के उल्टे सीधे का पता नहीं चला था, लेकिन इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वो उल्टा है और प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो सीधा है। वस्तु के साइज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि बिंदुवत बन रहा है इसलिए वो बहुत छोटा होगा, तो ये इसकी पहली स्थिति होगी। अनंत पर वस्तु प्रतिबिंब F पर काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, सूक्ष्म। इसको भी थोड़ा सा टाइम सुधार लेना लिखते समय। अब दूसरी स्थिति में वस्तु को हमने कहाँ रखा? अनंत और P के बीच में रखा। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो इस प्रकार से परावर्तित हो रही है कि उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो F के अंदर से गुजरती हुई प्रतीत हो, F के अंदर से आती हुई प्रतीत हो। दूसरी प्रकाश की किरण हमने ध्रुव पर डाली है, क्योंकि ध्रुव ये इधर ध्रुव पर डाली है, तो ये जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, इनको मिलने की कोई संभावना नहीं आगे। इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों दर्पण के पीछे F और P के बीच में एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है वो आप चित्र में देख रहे हो, छोटी साइज का बन रहा है, सीधा बन रहा है और काल्पनिक किरणों से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो ये हो गया दूसरी स्थिति। जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत और P के बीच में हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और P के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक होगा, वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। सीधा भी लिखना आपको इसमें। तो ये 2 स्थितियां, जिसमें केवल 2 ही स्थितियां, केवल उत्तल दर्पण की केवल 2 ही स्थितियां। दर्पणों के उपयोग, ये लास्ट टॉपिक है दर्पण से रिलेटेड, गोले दर्पण से रिलेटेड। तो दर्पणों के उपयोग, पहले हम अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं। बाल या दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में अवतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना जो चेहरा है, सामान्य समतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो अपने चेहरे के जितना ही दिखाई देता है। इसलिए दाढ़ी वाड़ी बनाने में इतना मजा नहीं आता है, लेकिन अगर अवतल दर्पण में देख के हम दाढ़ी बनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब बना के देखना कभी। तो अभी सभी बच्चों के दाढ़ी बनाने की नौबत नहीं आई होगी शायद, लेकिन
अवतल दर्पण में चेहरा बड़ा दिखाई देता है कुल मिला के। अगर हम अवतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो अपना चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। बाल या दाढ़ी जो है वो भी है, मूछ वूछ ठीक करनी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ानी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप सेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये अवतल दर्पण का एक उपयोग है। दूसरा, चिकित्सकीय उपकरणों में आप नाक कान आँख से संबंधित किसी डॉक्टर ENT वाले डॉक्टर के पास गए होंगे, उसके सिर के ऊपर एक दर्पण लगा रहता है। दांतों के डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो उसके पास भी हाथ में एक चम्मच की तरह एक दर्पण होता है। तो वो दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण है। जो ENT डॉक्टर के पास जो सिर के ऊपर जो एक टॉर्च और टॉर्च के पीछे एक दर्पण लगा रहता है वो भी अवतल दर्पण ही है। तो कई चिकित्सकीय उपकरणों में इस अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा, वाहन की हेडलाइट में, जितने भी वाहन है उनकी आगे की जो लाइट है जिससे सड़क पर रात्रि के समय वस्तुओं को देखा जाता है, उन सभी हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण को आप उस कांच को मत मानिए, वाहनों की हेडलाइट में जो आगे कांच लगा रहता है, ट्रांसपेरेंट कांच लगा रहता है, वो कांच जो है वो दर्पण नहीं है। बल्ब के ठीक पीछे एक चमकदार सी वस्तु लगी रहती है, कटोरी नुमा, वो अवतल दर्पण है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में भी आप देखते हो बल्ब के पीछे एक कटोरी सी लगी रहती है, चमकदार सी, वो चमकदार कटोरी सी है, वो वास्तव में अवतल दर्पण है। टॉर्च में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग। सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टी कह दो, सौर कुकर कह दो, इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में जो पीछे की वस्तुओं को वाहन के चलते समय पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो हम दर्पण काम में लेते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। सड़क किनारे लगे प्रकाश विस्तारक लैंपों में, स्ट्रीट लाइटों में, सड़क किनारे जितनी भी लाइटें हैं उनका उद्देश्य होता है कि सड़क पर प्रकाश को फैलाएं। तो प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है? उत्तल दर्पण। इसलिए स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वस्तु अगर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो उत्तल दर्पण से ही होगा, क्योंकि इसकी दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब मिल रहा है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में होता है। विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं, उनमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पूरा करते हैं। दर्पण के लिए चिन्ह नियम हम ये कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही दर्पणों के उपयोग तक। इस क्लास में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके आप मेरे को बताओगे, और आप मेरे को देख भी सकते हो। और जो भी आपका कमेंट्स हो वो आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे को ज़रूर बताना, ताकि अपने जो भी कमियां हैं वो हम सुधार सकें और इस क्लास को और अच्छा सार्थक बना सकें। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो आपके लिए, मेरा उद्देश्य कुल मिला के इतना ही है। घर बैठे आप अपना होमवर्क आपको दे दिया गया है। अगर कोई व्हाट्सएप से अगर बच्चा नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़िए, और होमवर्क आपको दे दिया गया है, इतना होमवर्क कीजिए। आप आगे कोशिश करेंगे कि और सब्जेक्टों की जो ऑनलाइन क्लास वो भी चालू करें। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।